नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में 8वां नंबर का चैप्टर पंचलाइट के बारे में अभ्यास करेंगे और इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। सबसे पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिहार में पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना नामक गांव में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। यानी उनका जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के आरोही नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई है और शिक्षा भारत साथ ही साथ नेपाल में भी उन्होंने प्राप्त की है। वे 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय फणीश्वरनाथ रेणु जी उस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, यानी उसके वह हिस्से बने थे। 1950 में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। साथ ही साथ जब 1950 में नेपाल के अंदर क्रांति आंदोलन हुआ था तो उसके अंदर भी वहाँ शामिल हुए थे। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थे। इस तरह से अगर पूरा देखा जाए तो फणीश्वरनाथ रेणु जी कर्मशील यानी कर्म से बहुत ही अच्छे और विद्वान व्यक्ति थे। 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य की ओर झुके। वह 1952-53 में रोगग्रस्त यानी बीमार हुए। उसके बाद में उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया है। सबसे पहले हम यहाँ जो आज उनकी रचना है, कहानी है पंचलाइट, उसके बारे में समझते हैं कि कहा है उन्होंने। पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह जो पंचलाइट कहानी है वह फणीश्वरनाथ रेणु जी की गिनी चुनी कहानियों में से एक है। पंच के न्याय दंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण यहाँ पर हुआ है। यानी आज हम जिस कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं करेंगे उसमें ग्राम जीवन का जो चित्रण किया है वह बखूबी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किया है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष को यहाँ पर उन्होंने उजागर किया है। गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। जो इस कहानी का नायक है गोधन, वह पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को जलाता है और इसकी वजह से जो टोली है वह उसकी इज्जत वहाँ बढ़ जाती है। सामान्य स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है। जब गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है तो उस गांव की जो पंचायत होती है वह पंचायत गोधन के जो भी गुनाह है उसे माफ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है और इसी तरह से सबके हृदय में नया प्रकाश आ जाता है। देखेंगे इस कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में, यानी गांव के अंदर पंचायत होती है तो उस पंचायत ने जो भी दंड जुर्माने के जो पैसे आते थे उससे जो महंत की टोली है उन्होंने क्या खरीदा था, पेट्रोमैक्स खरीदा था। कब? रामनवमी के मेले में। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायत है। इस तरह से देखी जाए तो छोटा सा गांव है लेकिन उस गांव के अंदर पंचायतें कितनी है? 8। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। सभी पंचायतों के पास में कुछ ना कुछ सामान है, जिसमें दरी की बात की जाए, जाजिम है, सतरंजी है और पेट्रोमैक्स जिसे गांव के लोग कहते हैं पंचलाइट। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इसे पूजा सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। यानी कहने की बात यहाँ पर है कि पंचलाइट खरीदने के लिए जो पंचों ने मेले में तय किया था उसमें जो 10 रुपया बचा था उससे वह पूजा की सामग्री खरीदना चाहते थे कि कोई भी चीज़ ली है तो पहले उसकी पूजा करने के बाद में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। यानी उस समय, यानी अंग्रेजों का जो समय था उस समय में
भी जब पुल बनाते थे तो कुछ ना कुछ बलि दी जाती थी। तो चलिए आज हम यहाँ पर जो पंचलाइट खरीद रहे हैं, पंचों ने यहाँ पर तय किया कि आज जो हम पंचलाइट खरीद रहे हैं तो उसका जब हम उद्घाटन करेंगे, जब उसे हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी भी पहले क्या होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। यानी मेले में जो पंच होते हैं उन्होंने गांव दिन दहाड़े ही लौटना तय किया। सबसे आगे है पंचायत का छड़ीदार, उसके माथे पर क्या है, पंचलाइट का डिब्बा है और उसके पीछे चल रहे हैं सरदार, दीवान और जो पंच हैं वह सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। गांव के बाहरी ब्राह्मण टोले के फुंट गिंजा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महंतो। यानी रास्ते से गुजर रहे उस समय वह ब्राह्मण टोले की जो फुंटी गिंजा है उन्होंने उन्हें टोक दिया, यानी पूछ लिया कि भाई आप जो पंचलाइट लालटेन है, जो पंचलाइट आप लेकर जा रहे हो, आपने यहाँ कितने में खरीदा है। क्या कहते हैं, देखते नहीं है पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं, अपने घर की ठिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। यानी यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि देखते नहीं यह क्या है, लालटेन बोल रहे हो आप, लालटेन नहीं लेकिन यह पंचलाइट है। अगर आपकी टोली के अंदर अगर ठिबरी है तो उसको आप क्या बोलेंगे, बिजली बत्ती। ठिबरी यानी कि दीपक है मिट्टी का, तो उसे आप बोलेंगे कि वह बत्ती है, बिजली की बत्ती है। और हमारे पंचलाइट को आप लालटेन कह रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये पंचलाइट है। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम का छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। अब सब गांव के अंदर सबको पता चल गया है, बूढ़ा बच्चा सब कोई बता रहा है कि चलिए पंचलाइट आ गया है। छड़ीदार अग्नि महंत तो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। जो छड़ीदार है महंतों को रह रह कर चेतावनी दे रहा है, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस ना लगे। भाई नया पंचलाइट लाया है, थोड़े दूर से रहिए, उसे आप छुइए मत, स्पर्श मत कीजिए। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगा लो। और यहाँ पर जो सरदार है वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप सांझ को आपके हाथों से ही पूजा होगी, आप जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगेन ने अपने भगतिया बच्चों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। यहाँ पर जो मुलगेन है, नायक है, उन्होंने बता दिया कि भाई आज जो भी कीर्तन होगा वह पंचलाइट की रोशनी में होगा। पिताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आकर धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गौसा का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। यानी आज जो कीर्तन होने वाला है वह पंचलाइट की रोशनी में होने वाला है, इसलिए यहाँ पर नया पात्र आता है कि गुलरी काकी वह गीत गुनाती है, गोसाई का गीत गुनाती है और बच्चे भी जोर जोर से शोरगुल कर रहे हैं। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट यानी सांझ के समय कीर्तन होना था, लेकिन सूरज डूबने के पहले ही यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। कहाँ पर, सरदार के दरवाजे पर, और कहते हैं कि भाई पंचलाइट आया है, पंचलाइट आया है। पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। आज सब हर किसी के मुंह पर एक ही बात हो रही है और वो बात हो रही है सिर्फ पंचलाइट की, और कोई दूसरी बात ही नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। पहले कहते हैं कि जो सरदार वो बताते हैं गुड़गुड़ी पीते हुए कि भाई जो दुकानदार थे उन्होंने बताया था कि कितने, पूरे 5 कौड़ी रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, लेकिन यहाँ पर दीवान जी कहते कि भाई मैंने दुकानदार से कहा कि वह ऐसा मत समझिए कि हम पूरे देहाती है, यानी कि अनपढ़ लोग थोड़ी है हम।
बहुत बहुत पंचलेट देखे हैं, ऐसे तो हमने बहुत पंचलेट देखे हैं, आप कुछ भी इसका भाव मत कीजिए, कहिए, इतना सब बढ़ा चढ़ा के मत कहिए। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, और जैसे ही दीवान जी ने ऐसा कहा तो जो दुकानदार है वह दीवान जी का मुंह देखने लगता है कि भाई ये लोग तो बहुत होशियार लगते हैं। बोला लगता है आप जाति के सरदार हैं। हाँ भाई आप जाति के सरदार, ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। यानी पहले दुकानदार ने इस पंचलेट की कीमत क्या बताई थी, 5 कौड़ी 5 रुपया। लेकिन दुकानदार जब कहते हैं कि भाई आप खुद सरदार, आप सरदार है और आप खुद यहाँ पंचलेट लेने के लिए आए हो, तो आपको यहाँ कितने में दिया जाएगा, पूरे 5 कौड़ी में आपको दिया जाएगा। दीवान जी ने कहा अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। यहाँ पर दीवान जी कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कि जो दुकानदार है वहाँ क्या है, सबके चेहरे परख लेता है, जान लेता है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। जब पंचलेट खरीद लिया तो जो नौकर है दुकान का, वह नौकर उस बक्से को दे नहीं रहा था। मैंने कहा देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार नौकर को डांटते हुए कहा क्यों रे दीवान जी की आँख के आगे दुर्खेल करता है, दे दो बक्सा। यानी जो नौकर पंचलेट को रखने के लिए बक्सा नहीं दे रहा था, तो दुकानदार ने नौकर से डांटते हुए कहा कि भाई आप दीवान को यह बक्सा नहीं दे रहे हो, उसके साथ में दुर्खेल कर रहे हो, यानी धोखा दे रहे हो, बक्सा दे दीजिए। आगे कहते टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। जब सरदार ने सभी लोगों को बताया कि मैंने इस तरह से पंचलेट खरीदा है, भावताल किया है, बक्सा मांगा है, तो सभी सरदार की ओर देखने लगते हैं। सरदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट। अब जो औरतों की मंडली है वो गीत गुनाती है, कहते हैं ये रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट। आगे कहते हैं लेकिन इन मौके पर लेकिन लग गया, यानी सभी बातों में लेकिन, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह, लेकिन यानी प्रश्नार्थ चिन्ह, पंचलेट तो है लेकिन, यानी यह लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। रुदल सार बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ पंचलेट को जलाएगा कौन। अब पंचलेट तो ले लिया है, और पंचलेट को जलाने के लिए जो रुदल शाह हैं वो बनी की दुकान से केरोसिन लेकर आते हैं, यानी घासलेट लेकर आते हैं। कितने, 3 बोतलें। लेकिन पंचलेट है, नया है, घासलेट है, लेकिन इस पंचलेट को जलाएगा कौन, यह सवाल खड़ा हो गया। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी, यानी कि यह बात किसी को समझ में नहीं आई थी कि भाई पंचलेट तो ले लिया लेकिन इसको जलाएगा कौन। जैसे कि हम मोटर बाइसिकल तो ले लेते हैं, बाइक तो ले लेते हैं, लेकिन अगर उसे हमें चलाने का ज्ञान नहीं है तो वह मोटर बाइक का कोई महत्व नहीं है। अगर हमारे पास में 4 पहिया गाड़ी है लेकिन वो गाड़ी को चलाना नहीं आता तो वो गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह यहाँ पर पंचलेट तो है, केरोसिन है, लेकिन इसको जलाने वाला भी तो चाहिए। किसको जलाएगा कौन और किस तरह से जलाया जाता है। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बारे भी नहीं सोचा, और जिस समय खरीद रहे थे उस समय भी किसी ने नहीं सोचा, और उसके बाद में भी नहीं, यानी खरीदने के बाद में भी किसी ने सोचा कि भाई इसको जलाएगा कौन। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। यानी अभी तो पूजा की तैयारी भी हो चुकी है, सब कीर्तनिया आकर बैठे हैं, ढोल ताल सब लेकर बैठे हैं, और पंचलेट भी वहीं पर पड़ा है। गाँव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। यानी गांव के जो लोग हैं उन्होंने आज तक ऐसी कोई चीज़ खरीदी ही नहीं कि जिसे भी जलाने का और बुझाने का झंझट हो। लेकिन ये पंचलेट तो इसे जलाना भी पड़ता है और बुझाना भी पड़ता है, ये पहली बार खरीदा गया है। कहावत है ना, भाई रे गाय लू तो दूहे कौन। यानी एक कहावत है कि भाई गाय लू पर दूहे कौन। यानी यहाँ पर इस कहावत का अर्थ होता है कि वस्तु के उपयोग का ज्ञान न होना। भाई रे गाय लू पर दूहे कौन, जिसे कहते हैं क्या, वस्तु के उपयोग का ज्ञान न होना। भाई यानी यहाँ पर पंचलेट तो ले लिया है लेकिन इसका उपयोग किस तरह से किया जाए इसका ज्ञान किसी के पास यहाँ पर है ही नहीं। लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले। यानी सब मजा ले रहे हैं, भाई अभी इसको जलाएगा कौन, बाली यानी अभी इसको जलाएगा कौन। आगे कहते हैं
यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट पालने वाला नहीं है, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में पंचलेट जलाने वाला कोई नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार है। यानी गांव के अंदर जो 8 पंचायतें थी उसमें से बहुत पंचायतों के पास में यह पंचलेट था और उनमें जलाने वाले जानकार भी बहुत थे। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। यानी सवाल यह है कि गांव के अंदर पंचलेट जलाने वाले तो बहुत है, लेकिन पहली बार यह पंचलेट खरीदा है, इसका पूजा सामग्री है और इसका मुहूर्त है, और पहले ही हम दूसरे के लोगों के हाथ से जलाएंगे, यह तो बात अच्छी नहीं है। इसे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, इसे तो अच्छा है कि भाई दूसरे पंचायत के लोगों से यहाँ पंचलेट जले, उससे तो यहाँ पंचलेट पड़ा रहे वहीं अच्छा है। जिंदगी भर ताना कौन से है, ये नहीं सभी बताएंगे कि भाई दूसरे लोगों को आपको बुलाना पड़ा। बात बात में दूसरे टोले के लोग कुट करेंगे, तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से न न न, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। यानी अगर दूसरा कोई जलाएगा तो वो हमेशा ज़िंदगी भर बोलता रहेगा कि भाई पंचलेट तो आप लाए थे, लेकिन इसे जलाया तो हमने था। इसके लिए यह बात सभी कोई मना कर देते हैं कि भाई दूसरे पंचायत के लोगों से यहाँ पंचलेट नहीं जलेगा। चारों ओर उदासी छा गई, इस बात से चारों ओर उदासी हो जाती है। अंधेरा बढ़ने लगा, किसी ने अपने घर में आज टिबरी भी नहीं जला थी। यानी गांव के हर किसी लोगों ने आज टिबरी यानी दीपक भी नहीं जलाया था, क्योंकि उन्हें खुशी थी, आनंद था कि आज पंचलेट जलेगा। आज पंचलेट के सामने टिबरी कौन बालता, यानी भाई आज पंचलेट जलने वाला है तो उसके सामने दीपक, टिबरी यानी दीपक कौन जलाएगा। सच किए कराए पर पानी फिर रहा था। अब आज ऐसा लग रहा था कि जो किया कराए पर पानी, यानी मेहनत आज बेकार जाने वाली है, ऐसा सबको लग रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। यानी सरदार भी सब चुप बैठ गए थे, दीवान सरदार छड़ीदार सब चुपचाप बैठे थे, और पंच थे उनके चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। किसी ने दबी हुई आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। किसी ने दबी हुई आवाज़ में एक बात कही कि भाई कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। क्या दी? राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे थे, कहते थे कान पकड़कर पंचलेट 5 बार उठ बैठो तुरंत जलने लगेगा। यानी राजपूत जो टोली है उसके लोग पागल यानी हंस रहे थे और कहते कि भाई कान पकड़ लो और उठक बैठक लगाओ तो तुरंत पंचलेट जलने लगेगा। यानी हर कोई इसकी मजाक कर रहे थे। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी पतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। यानी पंच है वो सुनकर मन ही मन कह रहे कि भाई भगवान ने आज सभी को, यानी हमारे जो भी विरोधी लोग हैं वहाँ आज उन्हें हंसने का मौका मिला है, हंसने दीजिए, आज हमारी मजाक करने दीजिए, कोई बात नहीं। तभी रुदल साहब बनिया कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है कि रुदल साहब बनिया जो है वो बड़ा बतंग इंसान है, कहता है कि पंपलेट का जो पंप है वो जरा होशियारी से धीरे से पंप लगाना। आगे कहते हैं, गुजरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। यहाँ पर जो गुलरी काकी है उनकी लड़की का नाम है मुनरी, उसके मन में एक बात आती है लेकिन वह बोल नहीं पाती है, वह चुपचाप बैठ जाती है। वो कैसे बोले? वो जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। यानी मुनरी को पता है कि पंचलेट एक ही इंसान जला सकता है और उसका नाम है गोधन, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। यानी जो गोधन है उसका हुक्का पानी बंद, यानी उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया है, तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है, यानी उसे जाति से बहिष्कृत, यानी उसे जाति से अलग कर दिया गया है। मुनरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटे को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है। यानी जो मुनरी काकी है उसने पंचायत से फरियाद की थी कि जो गोधन है उनकी बेटी मुनरी को देखा करता है और बार बार सनम सनम वाला जो सलीमा का गीत है वह गाया करता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। यानी वह गीत गाता था, सनम सनम
सलीमा वाला हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, यह गीत गाता रहता है और देखता रहता है किसे, मुंदरी को। यानी जो पंच है वो पंच भी गोधन से बहुत नाराज थे, उनकी नज़रों में वह आ चुका था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया है। यानी जो गोधन है वो दूसरे गांव से आया हुआ है और पंचों की जो टोली है उसने कुछ भी नहीं दिया है। परवाह ही नहीं करता, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद कर दिया। अब जो पंच है वो पंचों को भी मौका मिल गया गोधन को सजा देने का। इसके लिए उसे 10 रुपया जुर्माना दिया गया था, वह 10 रुपया जुर्माना नहीं भर सका। इसके लिए उसको सजा दी गई कि उसका हुक्का पानी बंद हो गया, यानी उसको जाति समाज से बहिष्कृत कर दिया। यानी हुक्का पानी बंद कर देने का अर्थ होता है जाति या समाज से बहिष्कृत करना। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उसे कैसे कहा जाए, मुंदरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। यानी मुंदरी को पता है कि यह जो पंचलाइट है वह अकेला एक ही इंसान जला सकता है, उसका नाम है गोधन। लेकिन उसी की वजह से, यानी मुंदरी की वजह से ही गोधन को जाति या समाज से बहिष्कृत कर दिया है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है। और इसकी सजा भी तो पंचों ने दी है। लेकिन वो बोले तो किस तरह से बोले पंचों को कि गोधन यह पंचलाइट जला सकता है, इसलिए वह चुप है। मुंदरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनीली के कान में बात डाल दी। यहाँ पर जो मुंदरी है वह खुद बता नहीं सकती है, इसके लिए वह उसकी जो सहेली है उसका नाम है कनीली, उसको वह बात बता दी। चिगो चिग चिन, कनीली मुस्कुराकर रह गई, गोधन तो बंद है। मुंदरी बोली, तू कह तो सरदार से। यानी यहाँ पर मुंदरी कनीली से कहती है कि तू सरदार से बता दे कि जो पंचलाइट जलाने की जो समस्या है वो समस्या हल हो सकती है। इसके लिए गोधन को आप छोड़ दीजिए और उसे फिर से जाति के अंदर ले लीजिए और पंचलाइट जलाने का अवसर दीजिए। गोधन जानता है पंचलाइट जलाना, कनीली बोली। अब यहाँ पर सरदार के आगे कनीली बोलती है कि भाई जो गोधन है वह पंचलाइट जलाना जानता है। कौन? गोधना जानता है जलाना, लेकिन हाँ भाई गोधना जानता है, यानी गोधन जानता है, लेकिन पता है कि भाई उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया है। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आग का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। यानी यहाँ पर दीवान, सरदार सब और पंच एक दूसरे की ओर देखते हैं और सभी ने एक होकर उसका हुक्का पानी बंद किया था, क्योंकि वह सलीमा वाला गीत गाता था। हर कोई लोग उससे नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही हो। क्यों दीवान? यानी यहाँ पर सरदार बोलता है कि भाई अभी जाति की बंदिश ही क्या है, यानी भाई जाति से बंधा हुई बात क्या है। अब अगर जाति के ऊपर ही अगर आज खतरा आ चुका है, जात की इज्जत ही आज खतरे में है, तो इसकी बंदिश ही क्या। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। यानी भाई आज जाति की इज्जत खतरे में है, आज जाति की इज्जत दांव पर लगी हुई है, तो उसकी बंदिश क्या, इसकी वजह से दीवान को छोड़ दिया जाए, खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी भाई जो गोधन है वो आने से मना कर देता है और कहता है कि भाई पंचों का क्या प्रतीत, यानी पंचों का क्या भरोसा, अगर जो कब्जे वाली चीज़ यानी पंचलाइट अगर बिगड़ जाए तो फिर से मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोने सूरत मनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो छड़ीदार है उसका मुंह उदास हो जाता है और कहते हैं कि भाई कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी ही तरह गोधन को मनाइए, नहीं तो आज हमारी इज्जत दाव पर लगी हुई है और कल से हम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूँ कह के, यानी गुलरी काकी कहती कि चलो ठीक है, आपकी बात नहीं मानता है तो मैं कह कर देखती हूँ।
गुदरिका की उठकर गोदन के झोपड़ी की ओर गई और गोदन को मना लाई। और अब इस बार जो गुदरिका की है वह खुद जाती है और गोदन को मनाकर लेकर आती है। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। अब गोदन आ गया तो सबको एक आशा चमकी कि भैया अब पंचलेट जलेगा। गोदन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूछा कि सामरी के पास चक्कर काटते हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगेन मूर्छल के बालों को सवारने लगा। गोदन ने पूछा स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। अब यहाँ पर गोदन आ चुका है और वह पंचलाइट जलाने की पूरी कोशिश करता है। जो उसके लिए ज़रूरी है स्पिरिट, और स्पिरिट वह मंगवाता है। लो मजाब, यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। जब गोधन पंचलाइट जलाने की कोशिश करता है उस समय उसे पता चलता है कि स्पिरिट इसमें नहीं है। तब कहते हैं कि भाई और लो मजा। ये नया बखेड़ा खड़ा हुआ, यानी नई समस्या खड़ी हो गई। सभी ने मन ही मन सरदार और दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं वे लोग, यानी सभी जो लोग हैं सरदार और दीवान की जो बुद्धि है उसके ऊपर कहते हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है, बिना पूछे समझे यह सब काम करते हैं। उपस्थित जनसमूहों में फिर मायूसी छा गई। जब गोधन स्पिरिट मंगा तो जो जनसमूह है वह मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। इन्हें सबको पता था कि जो गोधन है वो बहुत ही होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही वह जला लेगा। मुंदरी दौड़ कर गई और एक मल सी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। अब धीरे धीरे जो मुंदरी है वह मलसी यानी गरी का तेल लेकर आती है और गोधन धीरे धीरे अब हवा भरने लगता है, पंप चलाता है। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। अब धीरे धीरे जो पंचलेट की थैली उसमें रोशनी आने लगती है। गोधन कभी मुंह से फूंकता है, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता है, यानी इस तरह से जो गोधन है वो पंचलेट को जलाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, जिसमें वह स्पिरिट लाता है। स्पिरिट नहीं मिलने पर वह गरी का तेल मंगवाता है, धीरे धीरे पंप लगाता है। रेशमी थैली में उजाला रोशनी आती है, कभी फूंक लगाता है, कभी चाबी घुमाता है। इस तरह से वह पंचलेट को जलाने के लिए सभी यत्न करता रहता है। थोड़ी देर के बाद पंचलेट सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी। पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मेल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है, यानी अब धीरे धीरे वह पंचलेट जलने लगता है और सभी गोधन को इज्जत देते हैं और कहते हैं कि गोधन बहुत ही अच्छा लड़का है, यानी काबिल लड़का है, होशियार लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। अब पंचलेट जल चुका है और जो कीर्तनिया लोग सब पंचलेट जलने के इंतजार में बैठे थे, वो पंचलेट जलने के बाद में एक सुर में बोल उठते हैं कि महावीर स्वामी की जय, और इस तरह कीर्तन शुरू हो जाता है। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। अभी सभी के चेहरे मुस्कुराने लगते हैं। गोधन ने सबका दिल जीत लिया, यानी पंचलेट जलते ही गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंदरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सोना माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। यानी इस तरह से मुंदरी की वजह से ही गोधन को सजा मिली थी, लेकिन मुंदरी ही अब प्यारी निगाहों से, प्यार भरी निगाहों से गोधन की ओर देखती है और कहती है कि कहा, सोना माफ, इसमें मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुम्हें जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ। यानी अब जो खूब गाओ सरीमा का गाना, यानी अब जो सरदार है, जिस सरदार ने ही गोधन को सजा दी थी, वह सरदार गोधन को पास बुलाकर कहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ही आज जाति यानी समाज की इज्जत बची हुई है। अब जाओ, तुम्हें सब माफ़ किया जाता है और खूब गाओ सलीमा का गाना। आगे कहते हैं, गुजरी काकी बोली, आज मेरे घर खाना गोधन। अब गुजरी काकी कहती कि भाई तुमने अच्छा काम किया है, इसके लिए आज मेरे घर पर आप खाना खाओगे। गोधन ने फिर एक बार मुन्नरी की ओर देखा। मुन्नरी की पलकें झुक गई। अब धीरे से गोधन मुन्नरी की ओर देखता है और मुन्नरी की पलकें झुक गई, मुन्नरी शर्मा जाती है। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय हो पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधे का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। यानी इस तरह से पंचलेट जल चुका था और पंचलेट की रोशनी में पेड़ पौधे का हर पत्ता
पुलकित हो रहा था। यानी इस तरह से यहाँ पर इस पंचलेट कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने गांव के लोगों का भोलापन और गांव के अंदर जो पंचायतें होती है, पंचायतों में सरदार दीवान सभी होते हैं, पंच होते हैं, और यहाँ पर जो दीवान है, सरदार है, पंचलेट तो लेकर आते हैं, लेकिन इस पंचलेट को जलाने का उनके पास में कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं होता है। किसी को पंचलेट जलाना नहीं आता है। गांव के अंदर एक ही व्यक्ति है जो इसको जला सकता है, उसका नाम है गोधन। लेकिन पंचों ने उसको सजा देकर जाति से बहिष्कृत कर दिया था, क्योंकि उसका गुनाह था कि वह मुनरी की ओर देखता था और उसको देखकर वह गीत गुनगुनाता था। लेकिन जब पंचलेट जलाने किसी को आता नहीं था तो गोधन को बुलाया गया और आखिर में वह पंचलेट जलाता है और जाति और समाज की इज्जत रखता है। और आखिर में मुनरी और गोधन एक दूसरे की ओर देखते हैं और कीर्तनिया पंचलेट की रोशनी में कीर्तन को गाने लगते हैं। यानी इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ग्राम्य जीवन के साथ साथ पंचलेट जलाने के जो प्रयत्न गोधन ने किए हैं यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मैं अब आशा रखता हूँ कि मैंने समझाने की जो आपको कोशिश की है आप आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।